मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को की रक्षा की है और इस संविधान को बचाने का काम किया है। आज जिस तरह से सरकार इस संविधान को कुचल देना चाहती थी, लेकिन बाबा साहब के संविधान को बचाने का सुप्रीम कोर्ट में काम हुआ है और ये न्याय का मंदिर है, यहाँ न्याय ज़रूर मिलेगा। और आज माइनॉरिटी को जिस तरह से न्याय दिया गया है, तो इस बात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत बहुत आभारी हैं। सरकार को देश के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कि ज़मीनें ग्रैब करेंगे और किसी को दे देंगे या किसी व्यापारी को दे देंगे, नहीं। बल्कि सरकार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको बचाने का काम किया है, चाहे वक्फ बाय यूज़र को बचाने का काम किया हो, चाहे बोर्ड को बचाने का काम किया हो, और वो चाहे माइनॉरिटी के जो है वो आस्था को बचाने का काम किया हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से काम किया हो, यही काम एक्चुअली सरकार का होना चाहिए था। इस समय हम बहुत सीनियर एडवोकेट मुनीश रजा जैदी जी के पास हैं। मुनीश रजा जैदी जी का एक हिंदुस्तान में एक अलग मुकाम है और ख़ास तौर से एडवोकेसी क्षेत्र में आप कल्बे सादिक जी के भी बेहद निकट रहे हैं, कल्बे हाफिज़ साहब के भी बेहद निकट रहे हैं। तमाम मुस्लिम स्कॉलर, यही नहीं तमाम हिंदू स्कॉलर्स के भी आप बहुत करीब रहें। और आज के केस में मुख्य रूप से मुनीश रजा जैदी जी भी थे और वो बतलाएंगे कि क्या किस तरह से आदेश हुए हैं। मुनीश साहब, आज जो मेन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वक्फ बाय यूजर एंड वक्फ बाय डीड, ये जो उसमें सूचित है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, ये उन्होंने कहा मेन चीज़। और 1995 के जो एक्ट है उसके हिसाब से वो लागू रहेगा। ये समय सीमा क्या 1 वीक ही रहेगी? जी देखिए, सबसे पहले कि आप जब 5 दिन का जवाब दे देंगे उसके बाद तक रहेगी? नहीं, देखिए जब तक के लिए तो 7 दिन का टाइम दिया है, चूँकि जिस वक्त मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो कि मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को की रक्षा की है और इस संविधान को बचाने का काम किया है। आज जिस तरह से सरकार इस संविधान को कुचल देना चाहती थी, लेकिन बाबा साहब के संविधान को बचाने का सुप्रीम कोर्ट में काम हुआ है और ये न्याय का मंदिर है, यहाँ न्याय ज़रूर मिलेगा। और आज माइनॉरिटी को जिस तरह से न्याय दिया गया है, तो इस बात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत बहुत आभारी हैं। और जिस तरह से आपने कहा वक्फ बाय यूज़र की आपने बात की है, वक्फ बाय यूज़र में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसी तरह से इस्तेमाल, जिस तरह से मस्जिद को इस्तेमाल किया जा रहा है, वक्फ बाय डीड नहीं, वक्फ बाय डीड हो, वक्फ बाय यूज़र हो, सब चीज़ों पे रोक लगा दी है। आप इसके अंदर डिनोटिफाई नहीं करेंगे या कोई नोटिस नहीं भेजेंगे या किसी तरह का, जब आप चाहते थे जिस तरह से इंक्रोचमेंट सरकार चाह रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। मगर ये क्लियर नहीं हो रहा उसका पीरियड क्या है? ये 7 डेज होगा कि 5 डे आपके जवाब देने की, 5 मई के बाद की डेट तक? 7 दिन के लिए मुकम्मल स्टे है। 7 दिन के बाद फिर से यहाँ पे हियरिंग होगी और फिर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसमें। अच्छा, आज बड़ी उम्मीद थी कि वो इस तरह का कोई एक फाइनल डिसीजन दे देंगे कि नॉन मुस्लिम को जो है इस पे शायद वो अपना कोई स्टेटमेंट दे करके इसको लॉन्ग टाइम के लिए रोक देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, शुरुआत है और शुरुआत में जिन जिन सवालों को, पिन पॉइंट सवाल जो सीजीआई साहब ने करे थे, अटॉर्नी जनरल तुषार साहब से, उन्होंने उन सब बातों को गोल गोल एक तरह से घुमाया है। और कल उन्होंने समय मांगा था आज तक का, और आज जिस तरह से इंटरिम रिलीफ दिया है माइनॉरिटी को और वक्फ बोर्ड को, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और ये कल ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सरकार ने समय मांगा तो उन्हें आज के दिन ये हियरिंग हुई और आज हमें रिलीफ मिला। और 7 दिन तक के लिए बिल्कुल आप इसे स्टे ही मानिए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है आज वक्फ बोर्ड के लिए। तब एक समय था जब अली मियाँ साहब, अब्दुल्ला बुखारी साहब, शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब दिल्ली के, और अली मियाँ साहब, कल्बे सादिक साहब, कल्बे हाफिज़ साहब, इन सब लोगों की एक गुफ्तगू हुई थी जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि वक्फ पे ये सुधार हो और इसका डेवलपमेंट में लगे। तो गवर्नमेंट से जब ये बात कही गई थी तो गवर्नमेंट ने इसकी जगह और बात की थी पॉलिटिक्स की। तो उन लोगों ने ये भी कहा था, मतलब स्वयं अब्दुल्ला बुखारी ने भी कहा था कि जो 12% की आरक्षण की बात है, ये सिर्फ इन्होंने वोट लेने के लिए कह दिया। तमाम बातें ऐसे कल्बे सादिक साहब ने भी उसमें किया था। जब मिल्ली काउंसिल के जब उसके चेयरमैन बने कमेटी के, तब भी उन्होंने बात कही थी कि इस पर ठीक से। तो आप ये महसूस कर रहे हैं, पहले इतने दानिशवर लोग थे, उन्होंने कहा था इसमें सुधार कर लो। अगर ये सुधार हो जाता तो आज ये पोजीशन ना होती। देखिए, बहुत सारी जगहों पर वक्फ पर कब्जे भी हुए हैं और वक्फ की ज़मीनों को किसी ना किसी तरीके से एक से दूसरे जगह पर हैंडओवर भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, हर जगह पर मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक है। यूँ तो आप देखिए, कानून है हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी मर्डर होते हैं,
फिर भी चोरियां होती हैं। लेकिन कानून को मजबूत बनाया जाता है ना, कमज़ोर नहीं बनाया जाता। इस सरकार ने कानून को कमज़ोर बनाने का काम किया है, ना कि मजबूती कर दी है। किसी भी अगर आप कोई किसी जैसे कि अभी आपने देखा बीएनएसएस आया और ये कानूनों को नया तरीके से बदला गया, तो इसमें सजाएं बढ़ाई होंगी, कहीं ना कहीं घटाई नहीं गई हैं। कि अगर आप रेप को किसी लड़की का साथ बलात्कार करते हैं तो आपको ऐसा नहीं 2-4 साल में आप छूट जाएंगे, बल्कि अगर हत्या करते हैं, रेप करते हैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जो है सजाए मौत होनी चाहिए। और इसके अंदर कानून में आप देखिए सारे हैं चीज़ें बढ़ी हैं धीरे धीरे। तो जहाँ पर भी अगर कोई कमज़ोरी है, मैं समझता हूँ कि हम लोग अमेंडमेंट्स को, किसी संशोधन को बुरा नहीं मानते। वक्त के साथ में ज़रूरतें जो होती हैं उन्हें ऐड ऑन करना ज़रूरी है, और वो सरकार करे, ना कि इंक्रोचमेंट की कोशिश, ना कि कब्जे की कोशिश, ग्रैबिंग की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बल्कि किसी चीज़ को, ये हमारे देश की धरोहर है, किसी माइनॉरिटी का अपना एक उनके धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उन लोगों को उनको सरकार को जो है रोकना चाहिए। उनके अच्छे से कैसे उनको मेंटेन किया जा सके, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि ग्रैबिंग पर, और कि ये वक्त बाय यूज़र ऐसे हम कब्जा लेंगे, या कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो संपत्ति जब तक केस चलेगा सरकार के अधीन रहेगी। ना कि ये चीज़ें रहनी चाहिए, बल्कि इन चीज़ों को किस तरह से हम रक्षा कर सकते हैं, सरकार को इसके ऊपर कानून लाना चाहिए। अब एक समस्या आ रही है, मान लीजिए कोर्ट डिसीजन देता है, कुछ भी आता है, तो गवर्नमेंट ये भी कह सकती है हम कानून बनाते हैं, उनका काम पालन करना है। ऐसा पहले भी हुआ, जैसे साहिबानो केस में राजीव गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था हम कानून बनाते हैं, उनको कानून को पालन करना होगा। तो उस समय जिस समय साहिबानों का डिसीजन आया, उस समय स्वयं राजीव गांधी ने बड़ाई की थी, आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ाई की, तमाम लोगों ने। उसके बाद उनका पॉलिटिकल सोच रहा, जो भी रहा हो, तो क्या ऐसी पोजीशन फिर आ सकती, कोई डिसीजन होने के बाद केंद्र सरकार मना कर दे, ये कहे कि इसमें लोअर हायर से पास हो गया, मैं इसको दोबारा लाऊंगा, या पुनर्विचार करे, या कोर्ट को डायरेक्ट वो इंस्ट्रक्शन कर सकती है थ्रू राष्ट्रपति? क्या ऐसा है राष्ट्रपति? मगर मेन बात आ रही फंडामेंटल राइट्स की, मगर पहले भी फंडामेंटल राइट्स के अवहेलना हुई है, खासतौर से केंद्र सरकार द्वारा। ये बाबा साहब का संविधान है, और सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि अगर वो इससे खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, आप ये कह रहे हैं कि पहले भी अवहेलना हुई है और इस तरह से, तो ये तो होती हुई आ रही हैं। आप देखें कि कानून है, किसी चीज़ का नोटिस देंगे, जब जाके आप बुलडोज करेंगे, किसी घर को तोड़ेंगे। यहाँ तो सरकार तो अवहेलना ही अवहेलना कर रही है, आज के टाइम में हो रहा है ये। जबकि प्रैक्टिकल ये हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स की शायद सबसे ज़्यादा अवहेलना हो रही, और सबसे ज़्यादा सभी हुकूमतों ने ज़बरदस्ती माना ही नहीं। आपको बता रहे हैं कि 18 जून 1975 को एक डिसीजन आया था इंदिरा गांधी के खिलाफ कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती। परंतु उसी समय पार्लियामेंट से कहा गया था कि कोर्ट को कोई राइट्स नहीं, उसको माना नहीं गया था। जब फंडामेंटल राइट्स के जब उन्होंने अमेंडमेंट किया, बोले बाबा साहब का संविधान नहीं, इस समय प्राइम मिनिस्टर का और लोकसभा अध्यक्ष का संविधान चलेगा, ये कहा गया था। नहीं, बाबा साहब का संविधान सर्वोपरि है। बाबा साहब उस समय क्या कहा गया था वो उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं आज की बात करूँगा। आज उस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कानून को ताक पे रखकर काम किए जा रहे हैं। अगर कोई भी माइनॉरिटी कास्ट से कोई बंदा बिलोंग करता है, उसने कोई अपराध कर दिया है, तो कानूनन के तरीके से उसे ना तो गिरफ्तार किया जा रहा है कानूनी के तरीके से, और ना उस पर केस चलाया जा रहा है, बल्कि वो ना करके उसके घरों को उन्हें बुलडोज किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। कहीं भी अगर कोई शिक्षा का मंदिर, स्कूल बनता है, स्वास्थ्य के लिए कोई अस्पताल बनता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ, अगर मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान में जगह की कमी नहीं है, आप बस बनाने वाले होने चाहिए। क्या एम्स जो बना हुआ है, क्या ये वक्फ की ज़मीन पर है? जीटीबी हॉस्पिटल बना हुआ है, क्या ये वक्फ की ज़मीन पर है? डीयू यूनिवर्सिटी बनी हुई है, क्या वक्फ की ज़मीन पर है? नहीं, आपने सोचा बनाने की और वो बन गई। ये जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये जेएनयू है, क्या ये वक्फ की ज़मीन पर है? जब कांग्रेस ने चाहा सब बनाया। ये तो सिर्फ एक, अगर उन्होंने प्रपोजल दिया था तो आप बनाते। मेरी ज़मीन है, अगर मैं कह रहा हूँ कि सरकार आप ये मेरी ज़मीन है, आप इसको लीजिए और यहाँ पर स्कूल बनाइए, और मेरे खिलाफ कोई जो है प्रदर्शन हो रहा है, तो वो बेहद निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरी ज़मीन है, मैं दे रहा हूँ, आप बनाइए। लेकिन यहाँ दूसरी चीज़ है, यहाँ कब्जे की बात हो रही है, यहाँ ग्रैबिंग की बात हो रही है, यहाँ वक्त को संभालने की बात नहीं हो रही है। ये काम जो है, अगर मेरी ज़मीन को मैं आपको दे रहा हूँ कि साहब आप इसको लीजिए और इस पर अस्पताल या स्कूल या जो भी जिससे समाज की मदद हो सके, जिससे हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे जो है SC ST के भाइयों को और गरीबों को फ़ायदा हो सकता है, तो वो आप बनाइए। तो इसको आप वक्त से मत जोड़िएगा।
ये मेरा अपना आप पर्सनल। जैसे लखनऊ के एग्जाम्पल, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है, कितना अच्छा बना है। बिल्कुल। आम हिंदुओं को ही नौकरी दी गई है। कलवे सादिक साहब का बहुत स्पष्ट कहना था, जो भी आएगा हम पहले नौकरी देंगे। बिल्कुल। और तमाम वहाँ पे कॉलेज हैं। तो उन्होंने इतना बढ़िया स्कॉलर हो करके उन्होंने कर लिया। उन्होंने कई जगह जो जमात के जो बहुत सीनियर लोग थे, मतलब पॉलिटिकल, उनकी बात उन्होंने मानी नहीं। कलवे आबिद साहब ने कभी नहीं मानी, इवन अली मियां भी नहीं मानते थे, परंतु उन्होंने ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर लिया आवाम का और मुस्लिम आवाम का, और सामने प्रैक्टिकल दिखता। तो कुछ ये भी रहा कि इन नेताओं ने, जो मुस्लिम नेता किसी भी पार्टी के रहे हों, इन लोगों ने वोट के डर से आप लोगों को डील किया। नहीं, ये तो शुरू से रहा है। मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझा गया है और मुसलमान की शिक्षा हो उसके उस पर ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ जो भी सत्ता में आया है उसने सिर्फ खाने और कमाने की बात की है, लूटने की बात करी है। जो वक्फ में आया है उन्होंने लूटने की बात करी है। तो उनके खिलाफ कानून लाना चाहिए था, ना कि वक्फ के खिलाफ। उन लोगों के खिलाफ कानून लाया जाना चाहिए था, ना कि प्रॉपर्टी के खिलाफ। कानून प्रॉपर्टी के खिलाफ आ गया, इसे कब्जाने की बात हो रही है। तो कानून अगर लाना था आपको तो उन लोगों के खिलाफ लाना था जो वक्फ को ख़त्म कर रहे हैं, जो वक्त पे कब्जे करा रहे हैं, जो वक्त को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ शियों की कब्जा ली हैं। अब वो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मेन दुकानें हैं, ये मेन मार्केट होता है शियों का। ये जो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो ये सब चीज़ों को अगर कहीं ना कहीं, चाहे वो आज़म साहब ने कहा हो, जैसे मगरहा शरीफ साहब ने भी बहुत काम किया, सर सैयद साहब ने बहुत काम किया। ये इन लोगों ने काम किए और इन्हीं कामों के लिए इन लोगों ने ये ज़मीनें दी थी। ये ज़मीनें उन लोगों की दरिया दिली है और उन लोगों का उस टाइम पर इस देश के लिए समर्पण है। मगर मुस्लिम समाज के खासतौर शिया हजरातों की बहुत सी ज़मीनें लोगों ने कब्जा कर ली इस बात के लिए, उसमें माल बना दिए, उसमें दुकानें बना रहे हैं, किराया वो ले रहे हैं, और शिया हजरात कहीं किराया वसूलने की स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ी ये बहुत निंदनीय है। अगर कई ऐसी बड़ी मार्केट दिल्ली की बता दें, तहलका मच जाएगा। दिल्ली की जो सबसे मशहूर मेन मार्केट है, सबसे मेन मार्केट, बिल्कुल और उसकी ये पोजीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप पुरानी दिल्ली चले जाइएगा, वहाँ पर वहाँ पर वक्त की प्रॉपर्टीज़ हैं और वो दुकानें ज़्यादातर बहुत पुराने की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो शिया हजरातों की, हम नहीं वो नाम लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए अब सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को देश के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कि ज़मीनें ग्रैब करेंगे और किसी को दे देंगे या किसी व्यापारी को दे देंगे। नहीं, बल्कि सरकार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको बचाने का काम किया है, चाहे वक्फ बाई यूज़र को बचाने का काम किया हो, चाहे बोर्ड को बचाने का काम किया हो, और वो चाहे माइनॉरिटी के जो है वो आस्था को बचाने का काम किया हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से काम किया हो, यही काम एक्चुअली सरकार का होना चाहिए था। सरकार को हर जाति हर धर्म को बराबर लेके चलना चाहिए। अगर बात हिंदू की हो रही है तो बात मुसलमान की भी हो, बात मुसलमान की हो रही है तो सिख की भी होनी चाहिए, ईसाई की भी होनी चाहिए। सबके सबके जो अपने अपने धार्मिक स्थल हैं, अपने अपने ट्रस्ट हैं, उनको आज़ादी दी जानी चाहिए, लेकिन उनको कड़े कानूनों के साथ में आज़ादी दी जानी चाहिए कि आप अपनी प्रेयर प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पर आप नमाज़ पढ़िए, पूजा कीजिए, या आप अपना जो है जो भी आप प्रे करते हैं वो करें। तो सरकार को चाहिए कि ज़मीन के खिलाफ कानून ना लाकर बॉडी के खिलाफ कानून लेकर आ जाए, जहाँ पर ज़मीन बची रहे। लेकिन अगर कोई बॉडी में कोई भी करप्शन करता है, एनक्रोचमेंट की कोशिश करता है, तो सरकार उसके लिए रोक लगाए, ना कि सरकार ये करे कि 2 साल की सज़ा कटाकर 6 महीने कर दे, तो इंक्रोचमेंट होगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस को बेलेबल कर दे तो इंक्रोचमेंट की क्या, आपको तो जेल तो जाओगे नहीं, बेचो ज़मीन, तो इंक्रोचमेंट होगा। और भी इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मेंबर्स की बात आ रही है, बोर्ड मेंबर्स की, कि उसके अंदर हिंदूज़ भी शामिल किए जा रहे हैं। तो अगर शामिल किए जा रहे हैं तो फिर ये भी किया जाए कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें भी हम मुस्लिम्स को आज़ादी दी जानी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। इसमें मैं आपसे एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, खैर ये तो गवर्नमेंट की बात है, लखनऊ में आपने हिंदू क्यों शामिल किए और शिया हजरातों ने, और बंगाल में मिटिया बुरुज में जहाँ पे उनके परपोते गए, उन्होंने वहाँ के हैदराबाद में भी शिया हजरातों ने अपने उस पर शामिल। यही नहीं, आपको सबसे बड़ी बात आते हैं, भोपाल के उस पर जो मुतवल्ली हैं उसमें कुछ हिंदू भी हैं, आपको ताजुब की बात, और जो शिया हजरातों ने हिंदुओं को ही बनाया। इवन आप लखनऊ का देख लिए, सारा रिकॉर्ड उन्हीं के पास रहता था। तो ऐसा पहले तो नहीं था। देखिए, पहले ये हमारे हाथ में था। पहले आप अच्छे इंसान हैं, आपको मैं अपने ट्रस्ट में ले लेता हूँ, ये मैं इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ रहा हूँ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है कि अपना जो भी ट्रस्ट है हमारा धार्मिक है, तो उसको उस धर्म के हिसाब से उन लोगों को करने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ये मेरी मंशा है कि मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा ट्रस्ट है और मैं आपको ले सकता हूँ।
ये मेरे अधीन है। लेकिन सरकार अगर अपने लोगों को घुसाने की कोशिश कर रही है तो डायरेक्ट इंक्रोचमेंट की बात हो रही है, फिर डायरेक्ट लैंड ग्रैबिंग की बात हो रही है। मेरा कहना ये है कि अगर आप लेके भी आ रहे हैं तो फिर सबके लिए कानून सबके लिए बराबर है, फिर सबको मौके दिए जाएं कि हाँ भाई हम अगर आप रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो रक्षा की ही बात करें, फिर हमें भी मौका दें कि हम भी जो मुस्लिम्स हैं वो लोग एक दूसरे के यहाँ पर जाकर इस तरह से इंटरेस्टों में शामिल हों और देश को सजाने का काम करें, देश को संवारने का काम करें, देश को आगे बढ़ाने का काम करें, ना कि कब्जे की और इंक्रोचमेंट की कोशिश। साहब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, बड़े अफसोस की बात इस मुल्क में है कि अभी तक जो मामले होते थे, अगर मुस्लिम का मामला हुआ तो हिंदू उठाते थे, हिंदुओं का मामला होता तो मुसलमान उठाते थे। इवन लखनऊ में कई मसले हुए तो उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डायरेक्ट मतलब इंटरफेयर किया और शिया सुन्नियों का वहाँ मतभेद था, अटल बिहारी वाजपेयी ने बैठ कर बुलाया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, आकर के एकदम से प्राइम मिनिस्टर वहाँ आके बैठ गया तो सब लोग हंसने लगे। तो बोले आप निर्णय कर दिए, बोले हम क्यों निर्णय करें, आप लोग निर्णय कीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ठीक है हम आपको समय देते हैं, तो जितने आप अगर 12 घंटे लगाएंगे तो मैं 12 घंटे बैठे रहूँ। उसके बाद डिसीजन हो गया। अटल बिहारी दूसरी एक एग्जांपल और बता दें, यहाँ जब तुर्कमान गेट पे गोलियाँ चल रही थी, तुर्कमान गेट पे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति थे जिनसे बात हुई अब्दुल्ला बुखारी ने बात खुद कही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी कई मामलों में जब मामला पीक पे हुआ या दंगे तनाव का हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने डायरेक्ट हमसे बात की और हम दोनों लोग निकले भी हैं। तो ये बात है, आपने भी अगर देखी है आपके यहाँ शिया हजरातों के उसमें शिया हजरात कम रहे उस पर, उनके मैनेजमेंट में मोस्टली हिंदू रहा और अधिकतर वो राजा टाइप के रहे, कहीं कुछ नहीं। सुन्नी हजरातों में ज़रूर रहा। तो आपके यहाँ कभी इस चीज़ का विरोध नहीं हुआ? देखिए विरोध ना तो ये मतलब अब एक ये गवर्नमेंट की बात एक अलग, गवर्नमेंट का अपना हो सकता पॉलिटिकल सोच हो, परंतु शिया हजरातों की तरफ से कभी विरोध? मैं हिंदू मुसलमान का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को शायद आप समझे नहीं है। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सरकार इंक्रोचमेंट ना करे, सरकार घुसने की कोशिश ना करे। सरकार ने देखिए, अगर मैं 20 साल के बाद अटल विहार वहाँ पर जुलूस निकला इमाम बारगाह में, वो जुलूस निकला, ठीक है, वो उसके आगे सीएम साहब खुद आगे थे, पीएम साहब भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे। पूरी तरीके से उस जुलूस को शांति और सौहार्द के साथ निपटाया गया और उसके बाद से लगातार निकलता चला आ रहा है। यही वजह थी कि वहाँ से बीजेपी जीतती चली आ रही थी। लेकिन ये दौर ऐसा आ गया है कि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त चाहे फ़िलिस्तीन का मामला हो, उन्होंने फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने वहाँ के मज़लूम फ़िलिस्तीन में जो जिन लोगों को दबाया जा रहा था, उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सरेआम माइक से आसमान के सामने खड़े होकर कहा था कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन फ़िलिस्तीन को दी जाएगी, इजराइल कान खोल कर सुन ले, ये उनके लफ्ज़ थे। उसके बाद अगर जहाँ मज़लूमों पर अगर लखनऊ में जुल्म हुआ हो, जैसे पत्थरबाजी होती थी और जुलूस नहीं निकलने दिया जाता था, बैन हो गया, नहीं हुआ, बैन कर दिया गया जुलूस को, जिस तरह से उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा मैं यहाँ भी मजलूमों के साथ हूँ। उस समय की बीजेपी में और आज की बीजेपी में मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत सोच में शायद अंतर आ गया है। वो पर हमारे बड़ी शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री कभी कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं और इस तरह से कि आपका मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, आपकी गायें ले जाएंगे, और इस तरह की बातें अगर मंच से हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़े ही शर्म की बात है। उस वक्त का आदरणीय मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जिस तरह से हर एक कम्युनिटी को साथ में लेकर चले हैं, चाहे वो गुजरात के दम में दंगों पर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मोदी जी को कहा हो कि राजधर्म का आपको जो है पालन करना चाहिए। तो उस वक्त जब कहीं पर कोई हिंसा हुई है या कहीं पर कोई किसी पर जुल्म हुआ है, उस वक्त की बीजेपी ने खुलकर बिल्कुल सामने आकर कहा है कि हम हिंसा के ख़िलाफ़ हैं, हम गांधी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, हम बिल्कुल गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, हम मज़लूमों के साथ खड़े हैं। अगर कहीं हिंसा होगी तो सरकार उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस ने प्रॉपर अपनी कार्रवाई करी है और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो लोग वहाँ पर माहौल को ख़राब कर रहे थे। तो उस वक्त की बीजेपी में और आज की बीजेपी में सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया है उसकी सोच में, और वो एक विशेष धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री जी शायद ये मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि इस तरह के बयान शायद दे रहे हैं, जबकि उनको चाहिए कि वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के उन लफ्ज़ों को ध्यान में रखें कि राजधर्म का जो है पालन करें। अब एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा, स्वयं सुन्नी हजरातों के उन्होंने विद्वानों ने भी कई बार माना है कि कोई भी नियम या कोई भी सहूलियत आती है आम मुस्लिम के लिए तो फ़ायदा सुन्नी हजरात को बहुत ज़्यादा हो जाता है और ले लेते हैं, शिया हजरात अपना फ़ायदा ले भी नहीं पाते। ये बात क्या सच है?
देखिए, मैं इस चीज़ को मैंने ऐसा कुछ सर्वे नहीं देखा है, ना ऐसा बयान तमाम सुना है। लोगों ने इस बात हाँ, को मतलब स्वीकारा और यही नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में स्वीकारा। हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो फिर देखिए क्या आप ये सरकार महसूस करते हैं कि नहीं, ये नहीं, नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर कोई स्कीम निकली है, सरकार ने कोई स्कीम निकाली है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड आयुष्मान कार्ड जैसे मोदी जी ने निकाले हैं तो सबने बनवाए हैं, घर दिए गए हैं तो सबने सबको सबको दिए गए हैं, और राशन जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, या फिर किसी भी तरह की योजना हो, तो अगर हम ये कहें कि भाई हमें नहीं मिला है तो ये नाइंसाफ़ी हो। देखिए आपकी बात से हम सहमत हैं, परंतु पहले देखिए जितने मंत्री थे, जितने मुख्यमंत्री थे, जितने पहले नवाब थे, सब सिया हजरात थे, मोस्टली 95%। आज की डेट में सभासद भी सिया हजरात बन पाना बहुत मुश्किल है। देखिए इस चीज़ के लिए हमें ना एमएलए हैं ना सांसद हैं। इस चीज़ के लिए वो जो लोग थे बड़े आलिम थे, और मैं समझता नहीं, हूँ आज भी आलिम हैं। आप देखिए, आप उसको मेरिट मेरिट देख लीजिए, अधिकतर टॉपर में सिया हजरात के लोग हैं। आईएएस वाला देख लीजिए आप। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही लोगों को सही दिशा दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप पॉलिटिक्स कर लीजिए, आपको हम क्लियर कर दें, आईएफएस में मोस्टली सिया हजरात हैं मुस्लिम में। जो टॉपर हैं आईएफएस में, वो आईएएस में। जी मैं बताऊँ आपसे कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आज पॉलिटिकल हम नहीं है, तो वो कुछ हालात होते हैं, हर वक्त का अपना एक मिजाज होता है, और शायद जो है अगर शिया इस पॉलिटिकल उसमें नहीं आ रहे हैं तो उन्हें आना चाहिए, मैं समझता हूँ, और उन्हें बिल्कुल स्थान मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, कई जगह पर शिया लोग जो है आज प्रधान भी हैं, और गाँवों में मैं समझता हूँ है, लेकिन हाँ अगर कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, रुचि नहीं रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको इसको पढ़ना चाहिए। और सियासत जो है, पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छा एक ज़रिया है आप लोगों ठीक है, जरिया है, परंतु होता क्या है, जब सिया हजरात खड़ा होता तो सुन्नी हजरात उसको वोट ही नहीं देता। ये एक समस्या, ये एक फैक्ट है भाई साहब, मानिए। लाइल्मी है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेसी है, कि अगर कोई इंसान खड़ा हो रहा है, अच्छे इंसान को हमेशा पॉलिटिकल, अच्छा आपको मैं बता दूं कि इसमें को ना कि सर गिने जाते हैं, है ना, तो इसमें जहन आपका इल्म नहीं गिना जाता, इसमें सर गिने जाते हैं। तो जिसके काउंटिंग ज़्यादा होती है वो लोग आ जाते हैं। कुछ जगहों पर मैं समझता हूँ कि जो सियासत है वो सिर्फ शिया और सुन्नी के लिए नहीं है। आप हिंदुओं में देख लीजिए, जब जब जैसे जैसे लोग खड़े होते हैं, आप हमारी कोर्ट में ही चुनाव में आएंगे, शर्मा जी खड़े हैं और आपका यादव साहब खड़े हैं, और जातियों में बटे हुए हैं चुनाव, तो यहाँ पर भी जातियों में बढ़ जाता है। ये चुनाव है और इसका रंग मिनटों सेकंडों में बदलता है, और चुनाव हमेशा जातियों के आधार पर हिंदुस्तान में मैंने देखा है, तो वो होता हुआ आ रहा है। पहले जातियों में नहीं था चुनाव, पहले जाति पर नहीं होता था, बल्कि पहले एक एक कद्दावर और नवाब खड़ा है जो कि पूरी रियाया को खाना खिला रहा है। पहले लोगों के अंदर ये होती थी कि नवाब साहब के यहाँ जो है देग लगी हुई है, लोग खाना खा रहे हैं, आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो उस समय का जब मेरी बात हुई, मैं लखनऊ गया पहली दफ़ा, तो मैंने पूछा कि भाई ये इमाम बारगाह कैसे बना, कब बना, और ये किसने बना, किस किस तरह से इसका वो हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने बताया, मैंने कहा भाई इसमें तो बहुत सारी लेबर लगी होगी, तो वो बताया उन्होंने यहाँ घर बने हुए थे और खाने का वो चढ़ा रहता था, और जब लोगों के अंदर खाने को पैसा नहीं था तो नवाब साहब ने कहा तुम आप इस तरह हमारी तरफ आइए, और यहाँ पर जो है दस्तरखान मुसलसल चलते रहते थे। तो उस तरह से वो चीज़ें आजकल बड़ी कम हो गई हैं, और चुनाव जो है वो जातियों में बट गया है। ये बात आपकी सही है। या आप ये भी आपके हिसाब से ये है कि शिया हजरातों में ये है, कम जीत गए हम जीत गए, जैसे मैदान करबला का नहीं है, कम जीत गए हम जीत गए, ये भी एक सोच रही है नहीं देखिए, कि एक सलाहितों से अगर हम जीत जाएं वो ज़्यादा अच्छा है, कम रहें। देखिए काम पॉलिटिकल पर्सन जो भी पॉलिटिकल व्यक्ति है उसका काम है देश के लिए सेवा करना, और अगर आप किसी और ज़रिए से भी देश की सेवा कर रहे हैं तो वो चलती रहनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है पॉलिटिक्स से ही की जाए। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ आज तो वो देश की सेवा के लिए आया हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बाबा साहब के संविधान के लिए खड़ा हूँ, और किसी भी तरह के अन्याय को रोकने के लिए खड़े हैं। तो कोई इंसान किसी भी तरह से अगर देश को आगे आकर बचा रहा है तो वो वही सेवा कर रहा है। और देश का हर टाइम की अपनी एक हवा होती है, अपना एक अंदाज़ होता है, तो वो हवा बदली है तो चुनाव जो है, लोगों के पास पैसा आया है, लोग इस लायक हुए हैं, तो उन लोगों ने आगे आगे आकर चुनाव लड़ा है, और इस तरह से फिर ये जातियों में बढ़ता चला गया। सिर्फ इसका यही मैं समझता हूँ कारण रहा हो।